हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे भी होंगे। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हमारे साथ में तमाम साथी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए, है ना। तो बताएं, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? कल राष्ट्रीय आय हमने शुरू कर दिया था और लास्ट टाइम मैं आपको जीडीपी पढ़ा रहा था, याद होगा आपको? जीडीपी, है ना। जीडीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जीडीपी जो है वो क्या होती है, और जीडीपी के प्रकार पर आकर मैंने बात छोड़ दी थी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ये दो प्रकार की जीडीपी होती है। तो आज हम यहां से क्लास की शुरुआत करेंगे, है ना। तो आइए जरा मैं हेडिंग डालता हूं, जीडीपी के प्रकार। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताया था कि जीडीपी से किसी भी देश की इकोनॉमी के आकार को देखा जा सकता है कि उसकी इकोनॉमी के आकार की साइज क्या है। अगर आपसे पूछे कि किसी भी देश की जीडीपी कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो मेरे साथियों, आपको देखना पड़ेगा कि उस देश की जीडीपी कितनी है। जैसे विश्व की सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश कौन सा है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। भारत कौन से पायदान पर है, वो सब चर्चा होगी। तो देखो, जीडीपी के प्रकारों की हम बात करें तो जीडीपी के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ जीडीपी, जीडीपी के प्रकारों के बारे में हम डिस्कशन करें कि जीडीपी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहां पर देखेंगे जीडीपी के दो प्रकार है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जीडीपी को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है एक रियल जीडीपी। देखो, एक है आपका रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, है ना। तो जीडीपी के प्रकार में सबसे पहला आपको याद रखना है रियल जीडीपी। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। तो लिखना है रियल जीडीपी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वास्तविक जीडीपी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी आप इसे कह देते हैं, या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद भी आप इसे कह देते हैं, है ना। कोई बात नहीं, एक ही बात है। रियल जीडीपी होती क्या है? तो रियल जीडीपी में हमेशा याद रखना है बेस ईयर का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी देश की जीडीपी की गणना की जाएगी तो बेस ईयर का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें जीडीपी की गणना करने के लिए, इसमें जीडीपी की गणना करने के लिए, इसमें जीडीपी की गणना करने के लिए, करने के लिए आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर, बेस ईयर या आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो याद रखना है, जब भी देश में रियल जीडीपी निकाली जाएगी तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा उसके लिए आधार वर्ष का प्रयोग किया जाएगा, बेस ईयर का प्रयोग किया जाएगा। और रियल जीडीपी निकालने के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन से हैं? तो 2011-12। उससे पहले कौन सा था? 2004-5 था। तो याद रखना, वर्तमान में आधार वर्ष, वर्तमान में बेस ईयर, वर्तमान में बेस ईयर कौन सा है? तो 2011-12 है। तो वर्तमान में जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है 2011-12। तो 2011-12 में किस वस्तु की कितनी कीमत थी, उसके आधार पर जीडीपी निकाली जाती है ना। तो याद रखना, वर्तमान में 2011-12, इसका डिसीजन कब लिया? 2015-16 में लिया, या ऐसा लिखे 2015 से, 2015 से ये 2011-12 इसका बेस ईयर बनाया गया वर्तमान में, या ऐसा लिखे 2015 से, क्या लिखेंगे?
2015 से बेस ईयर, 2015 से बेस ईयर, 2015 से बेस ईयर जो है वो कब कौन सा है, तो याद रखना है वो 2011-12 है। 2015 से ही ये डिसीजन लिया गया है कि बेस ईयर 2011-12 है। ओके, फिलहाल इतना समझो, मैं भी आगे बताऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरे हाथ में, ठीक है। तो ये रियल जीडीपी हो गया। अब देखो एक और जीडीपी होती है जिसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आप इसे कह देते हैं। इसी को मौद्रिक जीडीपी भी बोल देते हैं, मौद्रिक जीडीपी, है ना, ये इसका नाम है। और इसमें क्या होता है वो जरा लिखना, इसमें लिखेंगे नॉमिनल जीडीपी होती क्या है, मैं भी बताता हूं। इसमें लिखेंगे कि वर्तमान प्रचलित कीमतों पर, वर्तमान प्रचलित कीमतों पर, वर्तमान प्रचलित कीमतों पर, वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी को निकाला जाता है। जीडीपी, या ऐसा लिखे वर्तमान प्रचलित कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी को निकाला जाता है। नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है, ऐसा लिख सकते हो, निकाली जाती है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, तो अभी किसी वस्तु की कितनी कीमत है उसके आधार पर देश की जीडीपी निकाली जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए क्या इसमें बेस ईयर का प्रयोग किया जाता है, तो लिखेंगे इसमें बेस ईयर का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें बेस ईयर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें बेस ईयर का प्रयोग नहीं किया जाता, बेस ईयर का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो इसमें आधार वर्ष का प्रयोग नहीं किया जाता, जो वर्तमान में जो जितनी कीमत है किसी वस्तु की उसी को ध्यान में रखते जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं क्या है। मान लो किसी वित्तीय वर्ष की मैं बात करूं, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अभी फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं, कि किसी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो हमारे पास में जो चल रहा है उसका डेटा नहीं है, तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि 2024-25 में क्या हुआ। 2024-25 में किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर मेरे साथियों किसका उत्पादन किया गया, तो मान लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन किया गया, गेहूं छोड़ो, शर्ट का उत्पादन किया गया, इससे ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2024-25 में कितनी शर्ट का उत्पादन हुआ, तो एक छोटा छोटा आंकड़ा कि 100 शर्ट का उत्पादन हुआ, 100 शर्ट का प्रोडक्शन हुआ 2024-25 पूरे साल में। 2024-25 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे दोस्त 1 अप्रैल, याद रखना, ऐसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूं। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ये अवधि से, इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है 2024 से 2025 का मतलब ये होता है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, बहादुर रिकॉर्डेड क्लास है, कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको एक आइडिया रहे, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे साथियों कि 100 शर्ट का उत्पादन हुआ। अब अगर रियल जीडीपी निकाली जाएगी, अगर हम रियल जीडीपी निकाले इसकी, तो रियल जीडीपी में इन शर्ट का कितना योगदान है, तो मुझे बताओ रियल जीडीपी में कौन से वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है, 2011-12 का। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि 2011-12 में एक शर्ट की कीमत मान लेते हैं 20 रुपए थी। कितने रुपए थी, 20 रुपए एक शर्ट की कीमत थी। तो फिर 100 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, आ रही बात समझ में। तो एक शर्ट की कीमत जो है 20 रुपए है, तो 100 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी,
तो 20 गुणित 100 कितना हो गया मेरे साथियों? 2000 रुपए हो गया। इसका मतलब है कि रियल जीडीपी कितने निकल जाएगी? 2000 रुपए निकल जाएगी। ये रियल जीडीपी निकाल दी मैंने, ये रियल जीडीपी निकाल दी है। 2011-12 की कीमतों पर मैंने इस जीडीपी को निकाला। अगर मैं मेरे साथियों नॉमिनल जीडीपी निकालू, नॉमिनल जीडीपी अगर मैं निकालू, नॉमिनल जीडीपी अगर मैं निकालू, तो नॉमिनल जीडीपी में आंकड़ा लिया जाता है करंट ईयर का। करंट ईयर यानी कि चालू वर्ष का आंकड़ा लिया जाता है। और ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं कि अभी वर्तमान में एक शर्ट की जो कीमत है वो 50 रुपए है, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। तो मेरे दोस्त 100 शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 50 गुणित 100 कितना हो गया? तो याद रखना ये हो गया 5000। इसका मतलब है कि इसी 100 शर्ट के बारे में अगर कहा जाए तो रियल जीडीपी 2000 है और नॉमिनल जीडीपी कितनी है? तो याद रखना है मेरे साथियों 5000 है ना? तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से एक बार बताओ, क्या रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में आपको अंतर समझ में आ गया? बताएं। अगर अंतर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना? बताओ बताओ बताओ। कल देखो मैंने एक सवाल भी आपको, एक बात भी बताई थी कि किसी भी देश की इकोनॉमी का आकार अगर देखना है तो उस देश की जीडीपी को हमें देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्या बात है? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल का आप जवाब दो। ये लो भाई, इस सवाल का जवाब दे दो। क्या सवाल है ये? ओके है ना? क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या इसका सवाल का आंसर होने वाला है? देखो सबको पता है इसका आंसर, ऐसे मैं आपको इसका आंसर बता भी चुका था कि किसी भी इकोनॉमी के साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो मेरे साथियों जीडीपी है। ये सवाल ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया सवाल है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास में हैं। ओके, ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास में हैं। कोई दिक्कत? बढ़े आगे बढ़े। चलो, ये जीडीपी से संबंधित कुछ बातें हैं जिनको आपको मैंने बताया है। तो जीडीपी वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं मेरे साथियों, जीडीपी से ही एक पॉइंट हमारे पास में आता है, वो है एनडीपी। अगर आप इसके बारे में ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहते हो, ऐसे तो नहीं घुसना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा अंदर से सवाल नहीं आता है। जो सवाल आता है वो मैं आपको बता देता हूं, और किस तरीके से सवाल आता है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले देखो एनडीपी।
एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप इसे कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं। नेट का मतलब क्या होता है? निवल, या इसे शुद्ध भी बोल देते हैं। तो नेट का मतलब होता है निवल, या फिर आप इसे कह सकते हैं शुद्ध। शुद्ध भी आप इसे कह देते हैं। तो नेट घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद के नाम से आप इसे जानते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं। ये क्या चीज है वो देखो जरा। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको लिखवाऊं कि जीडीपी में से, जीडीपी में से मूल्यह्रास, जीडीपी में से मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, है ना, डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन को घटाने पर, को घटाने पर इसकी प्राप्ति होती है, एनडीपी की प्राप्ति होती है। यह फार्मूला कई बार पूछा गया है। एनडीपी की प्राप्ति होती है, एनडीपी की प्राप्ति होती है। तो जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाया जाएगा तो एनडीपी की प्राप्ति होगी, ऐसी बात यहां पर बताई गई है। देखो क्या लिखना है, तो देखो मैंने आपको ये बताया कि एनडीपी बराबर क्या होता है, तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को हम घटा लेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन का मतलब जो होता है मेरे साथियों, वो हम कहते हैं मूल्यह्रास को। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब ये होता है, जैसे ये माउस है, इस माउस को मैंने खरीदा था अभी 5 महीने पहले। ये माउस मुझे मान लो 1,000 रुपए का मिला। जब मैं इसको अभी बेचूंगा, आपको ही मैं बेचूं, आप कितने रुपए में लोगे? 500 रुपए में ले लोगे मुझसे, या 300 रुपए में लोगे? मान लो कि आपने 300 रुपए मुझसे लिया, तो मुझे कितना नुकसान हो गया? कितना नुकसान हो गया? तो याद रखना है, मुझे 700 रुपए का नुकसान हो गया। तो यही है मूल्यह्रास। किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली गिरावट मूल्यह्रास कहलाती है, या किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली जो कमी है उसी को मूल्यह्रास आप कह देते हैं। ओके, तो डेप्रिसिएशन जो है ना, सुनना मेरी बात को, डेप्रिसिएशन ये हमेशा पूंजीगत वस्तुओं का होता है। डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, 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 तो ये क्या होता है उसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं। किसी वस्तु की, किसी पूंजीगत वस्तु की कीमतों में होने वाली कमी, किसी कैपिटल गुड्स, किसी कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तु। याद रखना है, मूल्यह्रास हमेशा पूंजीगत वस्तुओं का ही होता है। पूंजीगत वस्तु का मतलब ये होता है जो वस्तु हमें पैसा कमाने में मदद करे, जो वस्तु हमारी संपत्ति को बढ़ाने में मदद करे। जैसे ये डिजिटल बोर्ड, ये मेरी पूंजीगत वस्तु है, कैपिटल गुड्स है। क्यों? क्योंकि इस पर मैं लिखता हूं तो पढ़ाता हूं, तो आप लोग पढ़ते हैं। अगर ये डिजिटल बोर्ड नहीं होगा तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मान लो ये डिजिटल बोर्ड मैंने 2 लाख रुपए का लिया, और अगर आज मैं इसको बेचने के लिए जाऊंगा तो मार्केट में कोई भी मुझसे 1.5 लाख रुपए का ले लेगा, तो मुझे 50,000 रुपए का जो नुकसान हुआ ये डेप्रिसिएशन में। तो ये पूंजीगत वस्तु है। जैसे माइक, इसको अगर मैं बेचूंगा तो मुझे कम पैसा मिलेगा जितने में मैंने खरीदा। आ रही बात समझ में? तो पूंजीगत वस्तुओं का ही मेरे साथियों डेप्रिसिएशन होता है। तो लिखा मैंने, मूल्यह्रास किसी कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तु की कीमतों में, की कीमतों में
होने वाली कमी, है ना, याद रखना। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा किसका होता है? तो वो हमेशा मेरे दोस्त पूंजीगत वस्तुओं का ही होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना। अच्छा, डेप्रिसिएशन कम कितना होगा? जैसे मैंने कहा कि मैंने जो माउस खरीदा है वो 1,000 रुपए में खरीदा था, अब आप 300 रुपए में ले रहे हो, तो मुझे 700 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? इसकी कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी कैलकुलेशन की जाती है व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा मेरे साथियों इसकी क्या की जाती है? गणना की जाती है। भारत सरकार द्वारा इसकी क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो ये डेप्रिसिएशन है। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको अगर यहां पर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो इतनी बात बताओ, यहां तक ओके है सब? अब मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सवाल लेकर के आता हूं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। बताओ भैया, एक सवाल है मेरे पास में, इसका आंसर आप दीजिए। बताओ, इसका आंसर बताने की कोशिश करो। बताओ भाई, क्या इसका सवाल आएगा, जवाब आएगा? है ना, क्या इसका जवाब आएगा? अच्छा, ये एनडीपी है ना, ये एनएनपी से संबंधित सवाल है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अभी एनएनपी से संबंधित सवाल का आंसर आप आएगा आगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं मेरे दोस्त। ये एनडीपी हो गया, अगला लिखेंगे जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। लिखेंगे जीएनपी, जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल का मतलब होता है सभी लोगों के द्वारा या टोटल ग्रोस, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र। तो देखो इसी से इसका फार्मूला निकलेगा कि जो किसी भी देश की इकोनॉमी में जितने भी वहां के लोग हैं उन्होंने कितना उत्पादन किया एक साल में, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीएनपी के नाम से जानते हैं। लिखेंगे क्या? लिखेंगे किसी देश की इकोनॉमी में,
किसी देश की इकोनॉमी में एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश की इकोनॉमी में एक वित्तीय वर्ष में वहां के नागरिकों के द्वारा किसी देश की इकोनॉमी में एक वित्तीय वर्ष में वहां के नागरिकों के द्वारा देश की घरेलू सीमा में या अथवा लिखो या अथवा देश की या देश के बाहर किया गया कुल अंतिम उत्पादन देश की घरेलू सीमा में या देश के बाहर कहीं भी करना भारत का व्यक्ति चाहिए। आगे बात समझ में, करना भारत का व्यक्ति चाहिए तो किया गया कुल अंतिम उत्पादन क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है ना। क्या बोलते हैं इसको? जीएनपी के नाम से आप इसे जानते हैं, जीएनपी। तो अगर भारत के व्यक्ति के द्वारा या तो भारत की सीमा में या भारत की सीमा से बाहर, यानी कि जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, कहीं भी उत्पादन कौन करेगा? भारत का व्यक्ति करना चाहिए, है ना। यह बात भी आपको याद रखना है। ओके। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूं बेटा। वो थोड़ा सा आज क्या क्या तबीयत ठीक नहीं है आज, है ना, इसलिए थोड़ा सा बाकी कुछ, है ना, कोई बात। आ गई बात समझ में आप लोगों को? इसको बोलते हैं जीएनपी। इसको क्या बोलते हैं? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, जीएनपी का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर वहां के जो नागरिक है वो जितना भी उत्पादन करते हैं, चाहे वह मेरे साथियों भारत के अंदर का है, चाहे विदेशों में करे, कहीं भी करे, तो ये मेरे साथियों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएनपी। जीएनपी बोल देते हैं। सर जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अमित भाई शायद आप पिछली क्लास में नहीं थे, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उससे पहले वाली क्लास में आप नहीं थे क्या? वहां मैंने फुल फॉर्म भी लिखवाया, बहुत सारी चीजें बताई। चलो अगला एक सवाल है मेरे दोस्त, और वो है इसी से निकलेगा एनएनपी। एनएनपी मेरे साथियों, एनएनपी। अभी जो सवाल आया था ना, दरअसल वो मैंने यहां का दे दिया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसे? नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से आप इसे जानते हैं। और नेट नेशनल प्रोडक्ट को अगर हम और थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं, नेट का मतलब होता है शुद्ध या निवल, है ना। तो इसको हम बोलेंगे निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल, निवल या शुद्ध, निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें क्या है? तो देखो, आपने सवाल ऐसे तो देख ही लिया था वो, है ना, वैसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। सिंपल से शब्दों में अगर मैं इसे दोहराऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर, जीएनपी में से डेप्रीसिएशन, जीएनपी में से डेप्रीसिएशन को घटाने पर किसकी प्राप्ति होती है? एनएनपी की प्राप्ति होती है। एनएनपी की प्राप्ति होती है।
ओके, और इसका सूत्र क्या है? तो सिंपल सा इसका सूत्र है मेरे दोस्त, कोई ज्यादा तोक भड़िक नहीं करना अपने को। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये सब मैं बता चुका हूं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, गणना किसके द्वारा की जाती है, तो मेरे ख्याल से अब यहां तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं ही पड़ती है। ओके, तो अगर ये भी आपको समझ में आ गया है तो अब मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। बताओ, इसका आंसर दो। ये चीज है, इसका आंसर अब दो आप। देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। अब तो दे सकते हो ना? सी सी सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल, अब तो सही दोगे ना आप, है ना? तो ऐसे ये सवाल आपकी परीक्षा में यहां से पूछे जाते हैं। अगली बात करते हैं, है ना? ये हो गया एनएनपी वगैरह वगैरह। अच्छा, अगला बिंदु, ये तो सारे कॉन्सेप्ट होगा। अगला याद रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर लेता हूं। हमारे पास में जो आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे का है 2024-25 का, तो लिखेंगे आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे। आर्थिक समीक्षा 2024-25। याद रखना, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एक साल पुराना आता है, क्योंकि वही तो हमें जानकारी देता है कि अभी देश के अंदर कहां किसकी ग्रोथ कितनी है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार अगर हम डेटा की बात करें, तो मेरे साथियों देश की जीडीपी में कितना किसका योगदान है, तो लिखेंगे, है ना, योगदान, जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान किसका कितना है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि कृषि में योगदान कितना है। कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, या इसी को प्राथमिक क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। तो देश की जीडीपी में कितना योगदान है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। या देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। फिर उद्योग की हम बात करेंगे कि उद्योगों का कितना योगदान है, इंडस्ट्रीज। फिर मेरे साथियों सेवा क्षेत्र की हम बात करेंगे कि जो सर्विस सेक्टर है ना, इसका मेरे साथियों कितना योगदान है, सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है। आप बता सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र का देश की जीडीपी में कितना योगदान है? तो याद रखना 17.7% योगदान। अगर इसको 100% मान ले तो लगभग लगभग 17.7% योगदान कृषि का देश की जीडीपी में है। वहीं पर उद्योग की हम बात करें मेरे साथियों, तो लगभग लगभग 27.6% योगदान मेरे साथियों उद्योग का है, उद्योग का। अब जो आपको यहां पर बचा हुआ देखने को मिलेगा वो सेवा क्षेत्र का है, और लगभग लगभग मेरे साथियों 54.7% योगदान जो है वो किसका है, सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का योगदान है ना? एक शब्द में जीडीपी क्या है बेटा, पुरानी क्लास देख लो, जीडीपी जीडीपी बार बार जीडीपी जीडीपी थोड़ी खोलूंगा मैं यहाँ, है ना? अब क्लास देख लो बेटा। ओके, आ गई बात समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई समस्या हो तो बता दो।
बढ़े आगे बढ़े। चलो, अच्छा, अगर देखा जाए कि अभी वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है वो कौन से नंबर पर है, तो याद रखना है मेरे साथियों, वो चौथे नंबर पर है ना। तो कुछ नोट बना करके मैं लिखवा दूं। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में भारत जो है वो विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और कितनी जीडीपी है भारत की, तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर, है ना। भारत की जीडीपी कितनी है, भारत की जीडीपी कितनी है, तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर, ये इतनी वर्तमान में भारत की जीडीपी है अभी, है ना। देखो, मुद्रा में ही इसको मापा जाता है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में इसको मापा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है, आप बता सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है, तो मेरे साथियों यूएसए की जीडीपी है। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए की कितनी जीडीपी है, 30.51 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, है ना। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी, संसार की सबसे बड़ी इकोनॉमी, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे साथियों इसी की है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, ओके। चलो, ये कुछ जीडीपी से संबंधित आंकड़े मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। अब देखो, कभी भी जब राज्यों की जीडीपी की बात की जाती है तो राज्यों की जीडीपी नहीं आता है, राज्यों की जीएसडीपी आता है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, वो शब्द है जीडीपी, जीडीपी। और जीडीपी ये हमेशा किसी देश की आंकी जाती है, तो जीडीपी हमेशा देश की इकोनॉमी का आकार होता है। देश की इकोनॉमी का आकार काय में देखा जाता है, तो जीडीपी में देखा जाता है, ओके। और ध्यान रखना, जीएसडीपी जहां पर आ गया, ये राज्य की इकोनॉमी का आकार है, राज्य की इकोनॉमी का आकार, राज्य की इकोनॉमी का आकार है। और इस जीएसडीपी का मतलब क्या होता है,
तो इस जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं इसे आप। सब कुछ सेम है, केवल एस का मतलब यहां पर स्टेट है ना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के नाम से आप इसे जानते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ये जीएसडीपी शब्द कभी कभी आ जाता है ना, तो आपको पता रहे कि यार जीएसडीपी क्या चीज है, इसलिए मैंने इस शब्द को भी जो है वो आपको करवा दिया है ना। ओके कोई दिक्कत बताओ भाई। लिखेंगे अब अगला बिंदु। भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में योगदान देने वाले राज्य, ऐसे तो सभी राज्य योगदान देते हैं, लेकिन याद रखना है सबसे ज्यादा योगदान दिया है महाराष्ट्र ने। दूसरे नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु, क्या लिखेंगे, तमिलनाडु। तीसरे पर आता है गुजरात। चौथे पर क्या लिखेंगे, कर्नाटका। कर्नाटका चौथे पर है मेरे साथियों। पांचवे पर लिखेंगे यूपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। छठवें पर लिखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मेरे साथियों। आप देखेंगे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ मेरे साथियों सातवां जो राज्य है वो तेलंगाना, तेलंगाना। आठवां लिखेंगे मेरे दोस्त, आठवां जो राज्य है वो आपका ममता दीदी वाला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल मेरे साथियों आठवां राज्य है ना। तो आठवां पश्चिम बंगाल हो गया आपका। नौवां राज्य लिखना मेरे दोस्त आपका एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो, है ना, वर्षा न के बराबर हो, वो है आपका राजस्थान, पधारो महारा देश। और 10वां लिखना एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये टॉप 10 जीडीपी में योगदान देने वाले राज्य हैं, जरूर आपको याद रखना है ना। बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में आपको इतनी सारी। तो मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं चीजों को, तो ये राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक आपका समाप्त हो गया है ना, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। अगर एक मिनट में आपकी ये देख लेता हूं बैच में, रफ्तार 2.0 बैच में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें बची हुई है अभी मुझे करानी ही जो है। मेरे ख्याल से आपका सिलेबस इसी सप्ताह खत्म हो जाएगा और आप लोग आजाद हो जाएंगे अब, है ना। तो आप लोगों को आजाद करना हमारी जिम्मेदारी है। ये राष्ट्रीय आय वाला पहला पार्ट था, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है आपको। और दूसरा पार्ट ये वाला था, राष्ट्रीय आय सरकार एक वर्ष का आंकड़ा, हाँ, व्यय विधि, और ये सब मैंने करवा दिया है ना। प्रमुख घाटे, बजट, गरीबी, भारतीय कर व्यवस्था, जीएसटी,
एक पूंजी बाजार मुझे पढ़ाना है, पूंजी बाजार मुझे आपको पढ़ाना है। आप कहें तो कल पूंजी बाजार पढ़ा दूं, ऐसे तो पूंजी बाजार से संबंधित सवाल न के बराबर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं पूंजी बाजार वाला टॉपिक भी आपको करवा दूंगा, है ना। राष्ट्रीय आय, मुद्रा बैंकिंग, है ना, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, नगरीकरण, पॉपुलेशन वाला आपको पढ़ाई दिया है मैम ने, गरीबी, बेरोजगारी। एक और टॉपिक बचा हुआ है भुगतान संतुलन, इसको भी मुझे कराना है। तो दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, भुगतान संतुलन और पूंजी बाजार। तो कल क्या पढ़ेंगे, भुगतान संतुलन और नई आर्थिक नीति पढ़ ले। कल भुगतान संतुलन और नई आर्थिक नीति को ही पढ़ाता हूं, चलो, है ना। तो कल मैं भुगतान संतुलन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि भुगतान संतुलन क्या है ना, क्योंकि मैंने आपको नहीं कराया है। तो भुगतान संतुलन कराऊंगा और एक नई आर्थिक नीति, बस ये लास्ट टॉपिक आपके हैं। और यहां पर चलते चलते मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर हम प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। प्रति व्यक्ति आय को पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो याद रखना, प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय में से जनसंख्या का भाग दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में यानी कि नेशनल इनकम में अगर जनसंख्या का भाग आप दे देंगे, पॉपुलेशन का भाग आप दे देंगे, पॉपुलेशन, तो मेरे दोस्त क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। ओके, प्रति व्यक्ति आय आपको मिल जाएगी यहां पर, यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक और फार्मूला मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका एक फार्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर, आपने सुना है क्या होता है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसका फार्मूला क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे आप। जीडीपी डिफ्लेटर का, जीडीपी डिफ्लेटर, देखो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भाई वर्तमान समय में डिजिटल बोर्ड चल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड 2011-12 में तो नहीं थे, तो उनकी कीमत का कैसे पता करेंगे हम कि यार इसकी कीमत क्या थी उस समय। तो याद रखना, जीडीपी डिफ्लेटर से निकाला जाता है वो, ये पता किया जाता है कि उस समय मेरे साथियों इसकी कीमत कितनी होगी। तो उस समय तो डिजिटल बोर्ड का प्रचलन न के बराबर था। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए एक सूत्र है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, है ना, इनटू 100, इनटू 100। ये मेरे दोस्त किसका सूत्र है, रियल जीडीपी का सूत्र है, सॉरी जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र है, रियल जीडीपी बोल गया, ये जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र। और ये सवाल आया है, और जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि 2011-12 में 2011-12 में मेरे साथियों उस वहां पर क्या है ना, किसी वस्तु का उत्पादन अगर नहीं हुआ है तो हम उसकी कीमत कैसे तय करेंगे, तो जीडीपी डिफ्लेटर की सहायता से हम इसे तय करते हैं। ये बात आपको यहां पर याद रखना है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी चीजें, बहुत ही सरल सी चीजें, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। तो ये टॉपिक है। अब हमारी कल की जो क्लास होगी वो किसकी होने वाली है, तो याद रखना कल की जो हमारी क्लास होगी वो होने वाली है आप लोगों के लिए, इसकी, तो आप लोगों के लिए होने वाली है मेरे साथियों बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार क्लास। और वो जो क्लास होगी उस क्लास का नाम क्या होने वाला है, तो पूंजी बाजार होने वाला है ना। तो कल मैं देख पा रहा हूं कि कल आपका जो कौन सा वार है, थर्सडे है, आज थर्सडे, कल फ्राइडे है। मैं सैटरडे को भी क्लास लेके आपकी सिलेबस को समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, पढ़िएगा वेलफेयर स्कीम्स, हाँ बिल्कुल, वेलफेयर स्कीम्स देखो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा योजना के रूप में, योजनाएं जरूरी है आपकी परीक्षा में, कई सारे सवाल है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आपके यूट्यूब पर, ठीक है। क्योंकि मैं वहां पर लगभग 3 से 4 घंटे की वो क्लास लेके या 2 से 3 घंटे की क्लास लेके, योजना है तो योजना मुझे करानी है ना, ठीक है, कल्याणकारी योजना है, तो मैं वही क्लासेस आपके इधर भी शेड्यूल करवा लूंगा बाद में, मतलब उसको भेज दूंगा। पर फिलहाल हमारे पास में 2 टॉपिक बचे हुए हैं, भुगतान संतुलन और एक और आपका कौन सा है, पूंजी बाजार, बस इससे ज्यादा नहीं। बाकी आप लोगों को जनसंख्या वाला टॉपिक मैम ने करवा ही दिया है, ठीक है।
चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार, खूब सारा प्यार, पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाकी मिलते हैं आपसे जल्द, नमस्ते।